हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन जीवन प्रावस्था समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृति के प्रारंभ की मध्यावस्था है। तर्क जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से अक्रिय होती है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी, कथन सही है परंतु तर्क गलत है। विकल्प डी, अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जीवन प्रावस्था। जीवन प्रावस्था, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जीवन प्रावस्था। देखिए, अगर बात की जाए जीवन प्रावस्था की तो जीवन प्रावस्था क्या है? जीवन प्रावस्था, इसे विश्रांति प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे विश्रांति प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है। विश्रांति प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है। विश्रांति प्रावस्था का मतलब यह नहीं है कि जीवन प्रावस्था यहाँ कोई कार्य नहीं कर रही है। यहाँ पर विश्रांति प्रावस्था से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजित नहीं होती है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है, परंतु यहाँ पर जीवन प्रावस्था में उपापचयी रूप से यह क्या रहता है? सक्रिय रहता है। उपापचयी क्रियाएं कहाँ पर होती हैं? जीवन प्रावस्था में यह क्या रहता है? उपापचयी रूप से सक्रिय रहता है। उपापचयी रूप से जीवन प्रावस्था क्या रहती है? उपापचयी रूप से यह क्या रहती है? सक्रिय रहती है। अब देखिए, अगर हम बात करें जीवन प्रावस्था की तो जीवन प्रावस्था को हम क्या कहते हैं? जीवन प्रावस्था को हम कहते हैं इंटरफेस। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस से तात्पर्य क्या है? यह क्या होता है? सबसे लंबी प्रावस्था होती है। जीवन प्रावस्था क्या होती है? सबसे लंबी प्रावस्था होती है। जीवन प्रावस्था सबसे लंबी प्रावस्था होती है, इसीलिए इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? सबसे लंबी प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो जीवन प्रावस्था क्या है? इंटरफेस की सबसे लंबी प्रावस्था है। इसे विश्रामी प्रावस्था भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है? कोशिका विभाजित नहीं हो रही है परंतु यह उपापचयी रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय यहीं पर रहता है। यहाँ पर एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है। एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है। यहाँ पर एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है तथा देखिए, एमिनो अम्ल का संश्लेषण हो रहा है तो एमिनो अम्ल जब बनेंगे तो वो जुड़कर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का भी क्या होता है? यहाँ पर संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण तथा अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पर क्या होता है? एटीपी भी बनती है। यहाँ पर क्या होता है? एटीपी भी बनती है तथा यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का भी संश्लेषण होता है। न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? संश्लेषण होता है। आप सभी जानते हैं न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। तो आगे चलकर यह किसमें मदद करेंगे? न्यूक्लियोटाइड डीएनए को बनाने में। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण भी होता है तथा यहाँ पर आरएनए का भी संश्लेषण होता है। आरएनए का भी क्या होता है? संश्लेषण होता है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा है? कथन दिया गया है हमें, जीवन प्रावस्था समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृति के प्रारंभ की मध्यावस्था है। यह सत्य है। देखिए, जब एक कोशिका समसूत्री विभाजन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजित होती है और उससे क्या प्राप्त होती है? पुत्री कोशिका। तो देखिए, एक मात्र कोशिका से एक पुत्री कोशिका को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उसमें क्या चाहिए होता है? जो चीजें मात्र कोशिका के पास है, चाहे वो डीएनए हो,
चाहे यहाँ मात्र कोशिका के पास कोई अमीनो अम्ल हो, प्रोटीन हो, तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर ये सारी चीजें वह पुत्री कोशिका को भी देती है, तो उनका क्या होना होता है, द्विगुणित होना होता है। यहाँ जीवन प्रावस्था में क्या होता है, यह सारी चीजें क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं। कोशिका क्या हो जाती है, यहाँ पर द्विगुणित होती है। अधिकांश कोशिकाएं क्या होती है, जीवन प्रावस्था में द्विगुणित हो जाती है। तो यह किसमें मदद करती है, समसूत्री विभाजन में की प्रारंभ मध्यावस्था, यह सत्य है। डीएनए प्रतिकृति के प्रारंभ की मध्यावस्था, देखिए डीएनए प्रतिकृति की प्रारंभिक मध्यावस्था कैसे, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तभी डीएनए बनेगा, तो यहाँ पर यह कथन क्या है, सत्य है। कथन यहाँ पर क्या है, सही है। चलिए तर्क पढ़ते हैं। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से अक्रिय होती है, यह यहाँ पर क्या होता है, गलत। जीवन प्रावस्था में यह क्या होती है, उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, तर्क यहाँ पर क्या है, गलत है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। देखिए अभिकथन तो सही है परंतु तर्क यहाँ पर क्या है, गलत है, तो विकल्प यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, यहाँ पर भी यही बोला गया है, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर तर्क क्या है, गलत है। जो जीवन प्रावस्था होती है वहां पर क्या होती है, उपापचयी रूप से वो क्या होता है, सक्रिय, लेकिन यहाँ पर कहा गया है अक्रिय। विकल्प सी, कथन सही है परंतु तर्क गलत है, यह सही है। कथन तो अभिकथन हमारा यहाँ पर सही है लेकिन तर्क क्या है, गलत है। विकल्प डी, अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।